एक्सेलशियन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों कहते हैं कि हमारे जीवन शैली में एक एडवाइस, एक सलाह की अति आवश्यकता रहती है और अगर ये सलाह, ये एडवाइस अगर एक डॉक्टर से मिले या फिर एक वकील से मिले तो कहीं ना कहीं जो है इसका रंग रूप जो है अलग ही होगा। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने चाह रहा हूँ डॉक्टर सलमान अहमद खान से, जो पेशे से एक डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और उनकी जो जानकारी हमें यहाँ मिलेगी, उनकी जो एडवाइस मिलेगी वो कहीं ना कहीं जो है हमारी जीवन शैली में ज़रूर रंग लाएगी। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर सलमान अहमद खान से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर थैंक यू, आपने इनवाइट किया हमें और आपने एक मौका दिया मेरे को कि मैं ये सब चीज़ें जो हैं आप जनरल व्यूअर्स को जो है वो डिलीवर कर पाऊँ, उनके तक ये बातें पहुँचा पाऊँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर कॉमन अगर हम बात करें तो आजकल के जीवन शैली में जो है बॉडी मसल्स जो है वो काफ़ी पेन आ रही है और काफ़ी शिकायत भी आ रही है, तो उसकी ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह से उसको ट्रीट किया जाता है। सर बॉडी पेन को हमने कैटेगरिकली चेंज मतलब डिवाइड किया हुआ है। कुछ पेन्स आपकी जो होती हैं वो ट्रॉमेटिक पेन्स होती हैं, कुछ आपकी ड्यू टू डाइट डेफिशिएंसीज होती हैं और कुछ पेन आपकी इमोशनल्स होती हैं। हमारा काम ये होता है कि रेक्टिफाई करना कि किस पेन की वजह से पेशेंट जो है वो जूझ रहा है और उसको कम से कम टाइम में ठीक करना। तो जो रिलीफ मिलता है वो टेम्परेरी मिलता है या परमानेंट मिलता है? सर हम लोग जो हैं वो रूट कॉज पे काम करते हैं, इसलिए हमेशा जो रिलीफ है वो हमारा परमानेंट रहता है और वो जो प्रॉब्लम लेके पेशेंट आता है दोबारा कभी वो उस प्रॉब्लम में जूझता नहीं है। थेरेपिस्ट की बात करें तो काफ़ी थेरेपिस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो पर्टिकुलर अगर थेरेपिस्ट की तरफ इशारा करूं तो कौन कौन सी थेरेपिस्ट जो है इस समय मार्केट में है? सर मैं फिजियोथेरेपी वर्ल्ड की बात करूंगा। फिजियोथेरेपी वर्ल्ड में जो हमने स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस की हुई हैं वो ड्राई नीडलिंग है, ड्राई कपिंग है, उसके बाद काइनेसियो टेपिंग एक होती है, उसको हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इसी तरह से कायरोप्रैक्टिक होती है, ऑस्टियोपैथी है, उसके बाद सीएसआई है और इस तरह से और भी बहुत सी थेरेपीज़ जो है। माइक्रोन्यूट्रिएंट थेरेपी एक और थेरेपी जो है अभी रिसेंटली वो इंट्रोड्यूस हुई है फिजियोथेरेपी वर्ल्ड में। इस तरह से और बहुत सी थेरेपीज़ जो हैं अभी आने वाले टाइम में आप देखेंगे पेशेंट्स उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, कम से कम टाइम में वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सकते हैं। ड्राई नीडलिंग की तरफ मैं बात करूं तो किस तरह से ये वर्कआउट करती है और क्या इसमें किसी तरह का कोई डर खौफ भी रहता है? सर ड्राई नीडलिंग में आपको मोटा मोटा बताऊं तो ड्राई नीडलिंग में हम क्या करते हैं कि एक मसल को रूल आउट करते हैं कि अगर वो मसल ओवर एक्टिव है या अंडर एक्टिव है, उसके बाद हम बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म जो हीलिंग प्रोसेस होता है उसको इन्हेंस करके हम उनकी जो प्रॉब्लम है उसको हमेशा के लिए सॉर्ट आउट करते हैं। इसके अलावा अगर हम डेफिशिएंसी की बात करें तो किस तरह की डेफिशिएंसी से जो है ये पेन होती है या फिर कई तरह की बीमारियां जो हैं उभर कर आती हैं? सर बॉडी में जो मेजर डेफिशिएंसी आज के दिन में देखी गई है वो हाइड्रेशन लेवल बहुत कम हो जाता है और हाइड्रेशन लेवल जैसे ही कम हो जाता है तो बॉडी जो है वो डिसबैलेंस होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अलग अलग जगह पे मोस्टली पेन आता है पेशेंट्स को। और भी बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से पेन बॉडी में जो है वो इंड्यूस होता है। आपके मैग्नीशियम है, आपके जिंक है और विटामिन ए है, पूफा है, विटामिन ई है। तो एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर का काम यही होता है कि उसको रूल आउट करना कि कौन सी डेफिशिएंसी की वजह से क्या पेन आ रही है और उनको वो इंट्रोड्यूस उनकी बॉडी में करना और पेन हमेशा के लिए चली जाती है। पर्टिकुलर पेन की तरफ अगर मैं बात करूं तो आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी जो है रिहेबिलिटेट करने के लिए जो है काफ़ी पेन रहती है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है कि पूर्ण रूप से जो है फीमेल लेडी जो प्रेग्नेंट वुमन है वो रिहेबिलिटेट हो सके। सर ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और ये ऐसा क्वेश्चन है जो डे टू लाइफ में हम लोग देख रहे हैं। बहुत सी फीमेल का एक मिथ है कि उनकी रीढ़ की हड्डी में प्रेगनेंसी के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे एक इंजेक्शन लगाया गया था एनेस्थेटिस्ट के द्वारा, जिसकी वजह से आज तक उनको पेन हो रहा है। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ एक मिथ, एक भ्रम है। बेसिकली जो उनका एब्डोमिनल मसल्स थे उनको आज तक कभी रिहेबिलिटेट किया ही नहीं गया है, जिसकी वजह से वो पेन जो है उनकी बॉडी में आ रही है। बैक जो है वो ओवर यूज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा काम कर रही है बॉडी को बैलेंस करने के लिए, जिसकी वजह से ओवर टाइट होने की वजह से उनको पेन होता है और वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपके लंबर डिस्क और आपके जो इस तरह से प्रॉब्लम आती हैं, आपके मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो इसमें आती है उसको हम पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर बोलते हैं और वो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस से ही सिर्फ ठीक हो सकता है और उसमें आप किसी और प्रोसेस उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। तो जो ये रिहेबिलिटेट प्रोसेस है ये कितना, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है और किस तरह से जो है इसको शुरू किया जाता है? सर डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम की क्रॉनिसिटी कितनी है। प्रॉब्लम अगर अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हो रही है बॉडी में तो उसको 15 टू 20 मिनट्स में सॉल्व किया जा सकता है। बट अगर वो प्रॉब्लम थोड़ा सा पुराना है और उसने चेन जो है मसल्स की उनको पूरे के पूरे अफेक्ट किया है तो ये एक एक करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है बट इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है जो नॉर्मली हमने देखा है कि 6 महीने से या साल से। मेरे पास तो कुछ ऐसे केसेस भी आए थे जो पिछले 20 सालों से 25 सालों से इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, आप उसको जैसे ही रेक्टिफाई करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं वो पेन दोबारा कभी नहीं आती उनको। कॉमन प्रॉब्लम्स की बात करूं जैसे नी पेन है, सर्वाइकल पेन है, नेक पेन है, शोल्डर पेन है,
इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनकी पेन को कैसे दूर किया जा सकता है। सर अगेन अगर आपकी बॉडी में बहुत सारी जगह पर पेन जो है एक्टिवेट हो रही है, तो उसका मेजर रीज़न जो है वो हाइड्रेशन लेवल का कम होना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस होना, ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। उसके बाद अगर आपका कोई पर्टिकुलर मसल पेन कर रहा है, तो हर मसल की एक प्रॉपर्टी होती है, हर मसल जो है वो एक न्यूट्रिशन वैल्यू सपोर्ट करता है। अगर हम उस मसल की वो न्यूट्रिशन वैल्यू जो है उसको फुलफिल कर दें, तो वो पेन चली जाती है इमीडिएटली, उसी टाइम उसकी पेन जो है वो रिलीफ हो जाएगी। पेन से रिलीफ के लिए हम पेन किलर का भी इस्तेमाल करते हैं, तो पेन किलर लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? सब पेन किलर बेसिकली जो है वो आपका इमरजेंसी मेडिसिन होती है। आपको अगर आप कहीं स्ट्रक हो गए हैं, आप किसी डॉक्टर के पास विजिट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो इमीडिएटली आप पेन किलर जो है उसका सेवन कर लें। बट आप रेगुलर बेसिस पे पेन किलर खाएंगे तो हाँ, वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होंगे। आप एक्सेस करेंगे अगर उसको, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होंगे। आप जितना जल्दी हो सके किसी अच्छे से हेल्थ के प्रोवाइडर के पास जाइए, किसी डॉक्टर के पास जाइए, और अगर आपके कोई नियर बाय कोई अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट आप उनके पास विजिट करिए, उनसे डिस्कस करिए अपने प्रॉब्लम के बारे में, और देखें वो कितनी जल्दी आपको उस प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स की तरफ मैं इशारा करूं तो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं, इनके बारे में थोड़ा सी जानकारी जानना चाहूँगा, किस किस का इस्तेमाल कब कब करना चाहिए? सर बेसिकली हम लोगों ने ये माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट थेरेपी जो थी उसको इंट्रोड्यूस किया है जम्मू में। उसमें हम लोग रूल आउट करते हैं कि जो बॉडी है उसमें डिफिशिएंसी कौन सी है जिसकी वजह से बॉडी में पेन इंट्रोड्यूस हुआ। हम जैसे ही बॉडी को उसका सोर्स देते हैं, अगर वो पेन उसकी रिड्यूस हो रही है, इट मीन्स कि वो जो है वो उस बॉडी जो है वो डिमांड कर रही है उस न्यूट्रिएंट की। हम जैसे उनको वो न्यूट्रिएंट को यूज़ करने के लिए देते हैं, उनकी पेन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, उनकी शिकायत जो है वो उसी टाइम ठीक हो जाती है। पेन की मैं बात करूं तो पेन कई तरह की है, अगर हम स्पोर्ट्स इंजरी की बात करें, या फिर जिस तरह से शोल्डर फ्रोज हो जाता है, या फिर कोई गिरने से चोट लग जाती है, तरह तरह की पेन्स हैं। हर पेन का इलाज क्या, थेरेपी है, क्या इलाज है? सर इलाज आप कोई भी करवाएं, सबसे पहले डायग्नोस होना चाहिए। मेन चीज़ जो है वो डायग्नोस। आप फ्रोज़न शोल्डर की अगर बात करेंगे, फ्रोज़न शोल्डर एक जनरलाइज टर्म है। फ्रोज़न शोल्डर में प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या वो ट्रेपेजाइटिस है, क्या फिर इन्फ्लास्पाइनेटिस की प्रॉब्लम है, या वो सुप्रास्पाइनेटिस की प्रॉब्लम है, या किसी न्यूट्रिशन वैल्यू की कम होने की वजह से ये आपका शोल्डर जो वो फ्रोज हो रहा है, आपको उस चीज़ को रूल आउट करना है। जी। प्राइम जो हमारा मोटो है वो ये है कि हम उस चीज़ को पहले रेक्टिफाई करें और उसके बाद जाके उसको ट्रीट करें। हम डायरेक्टली किसी चीज़ को कभी ट्रीट नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या है, किस तरह से ट्रीट किया जाता है? सर हमने बेसिकली बॉडी को हम मस्कुलोस्केलेटल में डील करते हैं, तो हमने पहले बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनको मसल चेन ऑफ मसल्स में हमने डिवाइड किया होता है, और हम ये देखते हैं कि पहले उसकी हिस्ट्री में कि पेशेंट का प्रोफेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली उसके कौन से मसल्स जो ओवर यूज़ हुए हैं, हम वन बाय वन एक एक मसल को चेक करते हैं, और उसके बाद जो मसल हमें फॉल्टी मिलता है उसको हम रिपेयर प्रोसेस में डाल देते हैं। इस प्रोसेस को हम बॉडी बैलेंसिंग बोलते हैं। जैसे ही बॉडी आपकी बैलेंस हो जाएगी, आप एकदम से फील करेंगे कि जैसे एज इट आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जैसा कि बॉडी बैलेंसिंग की तरफ आपने इशारा किया, आज के दौर पर मल्टीपल डिजीजेस जो है वो एक ह्यूमन बीइंग में है, उसको बीपी है, थायराइड है, शुगर है, तरह तरह की बीमारियों से जो है वो ग्रस्त है, तो किस तरह से ऐसे पेशेंट की बॉडी बैलेंसिंग की जा सकती है? सर देखें, जो आप ये प्रॉब्लम्स का नाम ले रहे हैं ये सिस्टमिक डिसऑर्डर्स हैं। सिस्टमिक डिसऑर्डर्स ट्रू भी हो सकते हैं, और कई दफ़ा देखा ये गया है कि अगर मसल वीकनेस है तो उसकी वजह से भी सिस्टमिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। हम लोग अपनी प्रैक्टिस में यही रूल आउट करते हैं कि क्या ये ट्रू प्रॉब्लम है या ये मसल के इम्बैलेंस होने की वजह से प्रॉब्लम जनरेट हुई है। हम जैसे ही मसल को, अगर तो वो मसल के इम्बैलेंस की वजह से वो प्रॉब्लम जनरेट हो रही है पेशेंट के अंदर, हम जैसे ही मसल को बैलेंस करते हैं उनकी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती हैं, और आप देखें कि विद इन ए मंथ पेशेंट जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। जैसे कि कई बार मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का केस भी यहाँ पर होता है और फायर केसेस भी यहाँ पर होते हैं, उस समय किस तरह से ये थेरेपी वर्क करती है? सर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जो है वो कहीं ना कहीं बॉडी में टॉक्सिक लेवल्स बढ़ गए, जिसकी वजह से बॉडी अब रिस्पॉन्ड करना छोड़ रही है, उसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है। वो एक एमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी साइंस जो है वही एड्रेस कर सकती है। आपके हॉस्पिटल्स में ही वो पेशेंट जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन रह सकते हैं। उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है वो आपको जो भी कंसर्न्ड उस फील्ड के डॉक्टर्स होंगे वो आपको बताएंगे। और सेकंड क्वेश्चन क्या था? फायर केसेस होते हैं कई बार। सो फायर केसेस में बेसिकली स्टॉकिंग्स ज़्यादा यूज़ होती हैं, और फायर केसेस में आपने देखा है कि स्किन बर्न जो हो जाती है, उसमें हम हेल्प कर सकते हैं पेशेंट की। हम स्किन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनको स्टॉकिंग्स या फिर कुछ और जो भी वो प्रोस्थेटिक्स यूज़ करते हैं वो नहीं यूज़ करते हैं फिर उस केस में वो। अब मैं आखिर में ये जानना चाहता हूँ, जो ड्राई नीडलिंग है,
इसका प्रोसेस क्या है? क्या हर पेशेंट जो है इसको अडॉप्ट कर सकता है? क्या एज लिमिट है इसमें, या फिर ड्यूरेशन की बात करें, कितनी ड्यूरेशन इसको लगती है, और ये क्या टेम्परेरी मोड पर है या परमानेंट सोल्यूशन है? सर ड्राई नीडलिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हम मसल को रेक्टिफाई करते हैं। हमारी बॉडी में हीलिंग प्रोसेस इनबिल्ट होता है, हम उसको प्रमोट करते हैं, उसको एनहांस करते हैं ड्राई नीडलिंग के थ्रू। कॉज को रूल आउट करते हैं, कॉज पे ब्रेन को डायरेक्ट करवाते हैं, और ब्रेन खुद ब खुद उसको जो है वो रिपेयर मोड में बॉडी को लेके जाता है और बॉडी रिपेयर होना शुरू हो जाती है। प्रोसेस सर ऐसा रहता है कि पेशेंट का केस कितना क्रॉनिक है उस पर डिपेंड करता है। अगर तो सिंगल मसल है या दो मसल तक उसके इन्वॉल्व हैं चेन में, तो हम 20 से 25 मिनट में उसको कवर करवा देते हैं। सेकेंडली सर ये रहता है कि पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंट लाइफस्टाइल क्या है, पेशेंट ने अपना थ्रेशोल्ड लेवल कहाँ पर सेव किया है। अगर पेशेंट एक आप मान लीजिए स्पोर्ट्स पर्सन है या उन्होंने बहुत अच्छा वर्कआउट अपने टाइम में किया हुआ है, तो उनकी बॉडी जो है वो जल्दी रिकवर करती है। अगर मैं बात करूँ सेडेंटरी लाइफस्टाइल वालों की, और अब वो मेरे पास अगर आ रहे हैं एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में से कि 40 से 60 के बीच में आ रहे हैं, मैं उनको अब एक्सरसाइज करके उनके मसल्स को उस थ्रेशोल्ड तक नहीं सेट करवा सकता हूँ, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। हम रूट कॉज को ढूंढते हैं, रूट कॉज पे काम करते हैं, और चाहे हम ड्राई नीडलिंग से करें या न्यूट्रिएंट से करें या बाकी मोडेलिटीज़ बाकी थेरेपीज से करें, हम जैसे ही रूट कॉज को क्लियर करते हैं वो हमेशा के लिए प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाती है, और ये हमेशा परमानेंट है। आफ्टर सर्जरी कौन सी थेरेपी जो है वो बेस्ट रहती है? सर आफ्टर सर्जरी रिहैबिलिटेशन प्रोसेस हमेशा पेशेंट का स्टार्ट हो जाता है। आप कोई सा भी ट्रीटमेंट टूल ले लें, आपको पहले उसको डायग्नोज करना है, और जैसे ही आप उसको डायग्नोज करके उसके बाद कोई सा भी ट्रीटमेंट टूल आप यूज़ कर लें, आप ड्राई नीडलिंग यूज़ कर लें, आप ड्राई कपिंग यूज़ कर लें, आपने कभी फिजियोथेरेपी यूनिट को कभी आपने विजिट किया, आपने देखा वहाँ पर मशीन्स होती हैं, हम उनको इलेक्ट्रोथेरेपी बोलते हैं, आप इलेक्ट्रोथेरेपी करवा लीजिए, बट पहले डायग्नोज। रिस्पांस किस तरह का है हमारे, खासकर जम्मू की जो कह सकते हैं हम, हमारे पब्लिक है, उसका किस तरह का रिस्पांस है? सर जम्मू की जो पब्लिक है ना, ये हमेशा दिल से हर चीज़ को वेलकम करती है, और इन्होंने वेलकम किया भी है। बहुत अच्छा रिस्पांस है। जो पेशेंट्स मेरे ड्राई नीडलिंग जिनके साथ मैंने की है, वो मुझे नहीं लगता कि कभी पेन किलर की तरफ गए हैं। उनको कोई प्रॉब्लम होती है वो इमीडिएटली मुझे कॉल बैक करते हैं, और जितना जल्दी हो सके वो अपने आप को रिवाइव करवाते हैं। अगर उनको लग रहा है कि वो किसी प्रॉब्लम के से जूझ रहे हैं, इमीडिएटली वो कॉल बैक करते हैं। तो जम्मू का रिस्पॉन्सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आखिर में क्या आप सजेशन, एडवाइस हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं? जी सर, सजेशन यही है, मेरा छोटा सा निवेदन है जम्मू की जनता से कि जितना हो सके आप अपनी डाइट में पानी का यूज़ करें, साफ़ पानी देखें। आप मार्केट से आपको एक TDS मीटर मिल जाएगा, आप ये देखें कि आपके पानी का TDS लेवल क्या है। आपका TDS लेवल जो है वो 150 से 300 तक बहुत अच्छा है, उससे कम नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग वाटर फिल्टर्स ख़रीदते हैं, लेकिन वो वाटर फिल्टर्स जो हैं उनका TDS लेवल जो है वो 18-20 के आसपास रहता है। वो बहुत टॉक्सिक पानी है, वो पानी पीने लायक नहीं है। जितना हो सके आप अपने जो भी आपके घर में आप इंस्टॉल करवा रहे हैं उनसे कहिए कि हमारा TDS लेवल जो है वो 150 से 300 से 400 तक भी आप रख सकते हैं, बट ना उससे कम और ना उससे ज़्यादा। सेकेंडली आप जो है आप अपने फुटवेयर्स का ध्यान रखिए। बहुत से पेशेंट मेरे पास आते हैं और मुझे ब्रांड्स का नाम बताते हैं, मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता किसी ब्रांड के लिए। आप ये देखें कि आपको वो कौन सा फुटवेयर है जो कंफर्टेबल लग रहा है, जिसमें आप अच्छा चल पा रहे हैं। सेकेंडली कभी भी फैशन की तरफ जाके आप टाइट वेयर क्लॉथिंग मत पहनिए, जितना हो सके लूज़ क्लॉथिंग पहनिए, और जितना हो सके अच्छी से अच्छी डाइट खाइए। जितनी प्योर डाइट खाएंगे, जितनी ऑर्गेनिक डाइट खाएंगे, आप बीमारियों से उतना दूर रह सकते हैं। आपको कोई बीमारी तंग नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है डॉक्टर साहब ने हमारे साथ साझा की है, और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जीवन शैली में जो है इन चीज़ों को ज़रूर अडॉप्ट करेंगे। और जिस तरह से ड्राई नीडलिंग की तरह मैं बात करूं, तो ड्राई नीडलिंग जो है एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो आज के समय में अडॉप्ट की जा रही है, जो बिल्कुल सेफ़ है। और किसी को अगर डॉक्टर साहब से कोई सजेशन चाहिए तो वो उनके क्लिनिक में विजिट भी कर सकता है। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।